हेलो जोग्राफर्स, ये आपकी सेकंड क्लास है एमसीक्यूज़ की। यानी अपन कर रहे हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी की पहली बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन। ठीक है, जैसा कि आपको पता है चैप्टर आपको खुद पढ़ना है, उसके नोट्स आपको ग्रुप में दे दिए गए हैं। और अब अपन कर रहे हैं इसके क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले तर्कपूर्ण विचार किसने दिया। यानी सबसे पहले जो है वैज्ञानिक रूप से विचार किसने दिया। यानी पहले भी लोगों ने बहुत बार बताया है कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई होगी, वैसे हुई होगी, लेकिन पहली बार तर्कपूर्ण विचार या वैज्ञानिक विचार है वो किसने दिया था। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, बताएं। ऑप्शन है अपने पास कास्ते द बफन, कांट, लाप्लास या चेम्बरलिन। किसने दी थी सबसे पहली बार? तो इसका आंसर हो जाएगा कास्ते द बफन 1749 में। ठीक है, तो कास्ते द बफन ने सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक विचार दिए थे। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय परिकल्पना किससे संबंधित है? जीम जेम्स जेफरीज, चेम्बरलिन, ओटो शिम्ट, रसेल। किस वैज्ञानिक ने ज्वारीय परिकल्पना दी थी? देखिए, अपन ने इसमें हर एक क्वेश्चन में नोट अटेम्प्ट अपन ने शामिल किया है, तो इसे आपको फॉरगॉट नहीं करना है। नए एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार जो है नोट अटेम्प्ट वाला जो ये ऑप्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी इसको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है कि अगर अपन इन चारों में से किसी क्वेश्चन को नहीं, इन चारों आंसर्स में से किसी आंसर को नहीं चुन रहे हैं तो अपन को नोट अटेम्प्ट वाला ऑप्शन चुनना पड़ेगा। यानी जो आपकी ओएमआर शीट रहेगी उसमें आपको 5 गोले मिलेंगे, और अगर आपने चारों में से कोई एक गोला काला नहीं किया है तो 5वां गोला आपको कंपल्सरी रूप से काला करना ही है, यानी उसे छोड़ नहीं सकते। अगर आप उसे छोड़ते हो तो फिर आपके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्वारीय परिकल्पना किसने दी थी? जेम्स जीम्स एंड जेफरीज ने दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ भारी पदार्थ केंद्र में और हल्के पदार्थ केंद्र से दूर इकट्ठा होने लगे, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी जब पृथ्वी ठंडा हो रही थी तो उस वक्त जो भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के केंद्र में चले गए थे, और जो हल्के पदार्थ है वो केंद्र से दूर चले गए थे। तो केंद्र में भारी पदार्थ जमा होना और केंद्र से दूर हल्के पदार्थ जमा होना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? बताएं, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। इसे पृथक्कीकरण कहते हैं, इसे शीतलीकरण कहते हैं, या इसे विभेदन कहते हैं, या कोई नहीं, या नॉट अटेम्प्ट? बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा विभेदन। ठीक है, विभेदन की क्रिया कहलाती है ये। अगला क्वेश्चन, सूर्य है, सूर्य क्या है? सूर्य एक पिंड है, सूर्य एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है, सूर्य एक नीहारिका है। क्या है सूर्य? बताएं। तो सूर्य एक तारा है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम की संलयन क्रिया से इसमें जो है वो ज्वाला निकलती है, तो सूर्य एक तारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? डंबल के टूटने से, या द बिग स्प्लिट यानी बड़े टकराव से, या दोनों से, या कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, आज आधुनिक युग में इसका आंसर अपन ये मानेंगे, द बिग स्प्लिट। ठीक है, यानी कि देखो ये वाली जो है परिकल्पना ये भी दी गई थी और ये भी बताया गया है, तो अपन आंसर दोनों कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि इसने जनरल रूप से पूछा है। जनरल रूप से क्या पूछा है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, किसके अनुसार हुई, ये नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है कैसे हुई। तो जनरल रूप से किसको माना जाता है? इसको माना जाता है द बिग स्प्लिट, यानी एक बड़े टकराव से, यानी पृथ्वी के साथ एक बड़ा टकराव हुआ, उससे ही चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का जनक कौन है?
तारे हैं, पिंड है, गैसें हैं या नीहारिका है? बताएं, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो सौरमंडल का जनक नीहारिका है। आपको नोट्स में मैंने दिए हैं ये सब चीज़ें, अगर आपने नोट्स ध्यान से पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष है। क्या है प्रकाश वर्ष? समय का मापक है, प्रकाश का मापक है, अंतरिक्ष में दूरी का मापक है या पृथ्वी पर दूरी का मापक है? क्या है बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष में दूरी का मापक है। प्रकाश वर्ष, अंतरिक्ष में जो दूरियां मापी जाती है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। और इसका जो मान होता है, यानी अपन पृथ्वी पे किलोमीटर में मापते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जो है वो अपन किलोमीटर में ना माप करके प्रकाश वर्ष में, क्योंकि बहुत बड़ा है अंतरिक्ष, मतलब अपन इसको किलोमीटर में माप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष में प्रकाश वर्ष में दूरियां है जो मापी जाती है। तो इसका कुछ मान होता होगा। तो इसका जो मान होता है, यानी कि जो एक प्रकाश वर्ष होता है वो कितना होगा, यानी किलोमीटर में अगर अपन देखें तो वो कितना होगा। तो इसका मान जो है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, इसके बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है? 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, इसके बराबर एक प्रकाश वर्ष होता है अंतरिक्ष का। तो ये मान भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, और नोट्स में मैंने ये मान आपको लिख के दिया है, डोंट वरी। आगे चलते हैं। आगे है, पृथ्वी पर विभेदन की क्रिया हुई, यानी कितनी बार हुई है ये क्रिया पृथ्वी पर? 1 बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार, 4 बार, कितनी बार हुई है ये विभेदन की क्रिया? बताएं। तो पृथ्वी पे जो है विभेदन की क्रिया 2 बार हुई है। ठीक है, पृथ्वी पे विभेदन की क्रिया 2 बार हुई है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन का विकास कब हुआ? लगभग 480 करोड़ वर्ष पहले, लगभग 540 करोड़ वर्ष पहले, या लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले, या लगभग 350 करोड़ वर्ष पहले? यानी पृथ्वी पर जो जीवन का विकास है वो कब शुरू हुआ, मतलब कब हुआ विकास? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये एनसीईआरटी से लिए गए सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न को काल क्रम के अनुसार पुराने से नए क्रम में व्यवस्थित करना है। पुराने से नए क्रम में, तो अपने पास काल कौन से हैं? आर्डोविशियन है, डेवोनियन है, कैम्ब्रियन है, परमियम है, सिल्यूरियन है। तो ये पुराना कौन सा है इसमें से पहले वो ढूंढेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आया, फिर कौन आया। तो इन सब में सबसे पुराना है कैम्ब्रियन, फिर दूसरा ऑर्डोविशियन, फिर सिल्यूरियन, फिर डेवोनियन, फिर परमियम। ये कैसे याद रहेगा? इसकी एक ट्रिक बनाई है मैंने, वो ट्रिक से आप याद रखना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, अपन करेंगे सी को फर्स्ट, यानी पहले नंबर पे सी आना चाहिए, दो जगह पे सी है। फिर आना चाहिए ऑर्डोविशियन, यानी ए आना चाहिए, और फिर आना चाहिए अपना सिल्यूरियन, ई, फिर आना चाहिए अपना डेवोनियन, 4 नंबर पे बी आ गया, फिर आना चाहिए परमियम, यानी कि 5 नंबर पे डी। तो ये यानी आंसर इसका तीसरा हो जाएगा। तो मैम इसको याद कैसे रखेंगे? आपने नोट्स में हमें दे तो दिया है सारणी बना करके कि ये इस तरह से काल है, लेकिन हम इसे याद कैसे रखें? तो ये जो काल है, ये जो आपके सामने काल दिए हुए हैं, ये पूरे के पूरे काल जो है ये पैलियोजोइक एरा से संबंधित है। कौन से एरा के हैं ये सारे काल? ये पैलियोजोइक एरा के हैं। पैलियोजोइक आपको नोट्स में दिया गया है। ठीक है, आप देखना एक बार उसको और वापस से। तो पैलियोजोइक एरा में ये 6 काल है, 5 से 6 काल है इसमें, लगभग इसमें 6 काल। एक कार्बोनिफेरस भी होता है, वो भी इसके अंदर है, लेकिन इसके ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो अब अपन इसको याद कैसे करेंगे? यानी कि इसके अंदर अपन एक और ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे एफ लिख के, कार्बोनिफेरस। ठीक है, तो ये पैलियोजोइक के 6 काल होते हैं। इन 6 कालों को अपन कैसे याद करें? तो इसकी एक ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई हुई है।
ट्रिक है केम आसी डी का पर। केम का मतलब कैम्ब्रियन, आ का मतलब ऑर्डिविशन, सी का मतलब सिलूरियन, डी का मतलब डेवोनियन, का से कार्बोनिफेरस जो मैंने यहाँ लिखा था, पर से परमियम। ये इसकी पूरी ट्रिक है और ये ट्रिक वाला पेज भी मैंने आपको नोट्स में दिया है, आप उसको ध्यान से देखना। ऐसे ही मेसोजोइक के 3 हैं, ठीक है, जैसे ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस नाम से जाना जाता है। तो उनको कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है। मेसोजोइक है तो उसको याद रखना है मासी के 3 बच्चे, टीना, जूरा, क्रिटा। टीना से ट्रेसिक, जूरा से जुरेसिक और क्रिटा से क्रिटेशियस, ठीक है। जब मैं आपको एक बार नोट्स की लिंक कराऊंगी यहाँ पे यूट्यूब पे, तब आपको और अच्छे से समझाऊंगी। या अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं सिर्फ इसी टॉपिक को, जिसे भूगर्भिक समय सारणी कहते हैं, इसको अलग से एक वीडियो बना करके आपके लिए डाल दूँगी। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि मैम ऐसी एक वीडियो बना दीजिए जिसमें हम भूगर्भिक समय सारणी को याद कर सकें ट्रिक के माध्यम से। ओके, अब अपन चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आदि मानव का काल है टर्शरी, क्वार्टरनरी, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। कौन सा काल आदि मानव का काल माना जाता है, बताएं। तो अपने आदि मानव का काल माना जाता है क्वार्टरनरी काल, ठीक है। क्वार्टरनरी काल को क्या बोला जाता है, आदि मानव का चतुर्थ, जो शुद्ध हिंदी में इसको बोलेंगे चतुर्थ कल्प। चतुर्थ कल्प, इस क्वार्टरनरी को हिंदी में क्या बोलेंगे, चतुर्थ कल्प। चतुर्थ कल्प, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑफ रेप्टाइल, एज ऑफ रेप्टाइल यानी रेंगने वाले जीवों का काल कौन सा है, जूरेसिक, ट्रेसिक, क्रिटेशियस, कैम्ब्रियन। एज ऑफ रेप्टाइल कौन सा है, एज ऑफ रेप्टाइल यानी जो रेंगने वाले जीव थे वो किस काल में प्रकट हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेसिक काल, ठीक है। यानी वो मासी के 3 बच्चे थे ना, उसमें जो सबसे बड़ा बच्चा है ना ट्रेसिक, वो ट्रिक के माध्यम से बता रही हूँ मैं आपको ना। तो ट्रेसिक को एज ऑफ रेप्टाइल यानी रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत किस काल का है, अरावली पर्वत किस काल में बना था, ये पूछा है इसने। तो कैम्ब्रियन में, प्री कैम्ब्रियन में, जुरेसिक, सिलूरियन किस काल में बना है, अरावली पर्वत किस काल में बना है, बताएं। तो अरावली पर्वत बना है प्री कैम्ब्रियन काल में, ठीक है। मतलब अरावली बहुत ज़्यादा पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो प्री कैम्ब्रियन काल में बनी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न को व्यवस्थित कीजिए। मिंडल, गुंज, रिस, वुर्म ये क्या है, ये यूरोप में जो हिम एज आए थे यानी आइस एज, बर्फ युग, हिम युग बोलते हैं इनको, जो यूरोप में हिम युग आए थे जिसका जिक्र पेंक और बुकनर ने किया है, ये उनके कालों के नाम हैं। तो आपको इनको व्यवस्थित करना है, यानी पहले कौन सा काल आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया। तो इसमें पहले आता है गुंज, फिर आता है मिंडल, फिर आता है रिस, फिर आता है वुर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले गुंज यानी 2, फिर आएगा मिंडल यानी कि 1, फिर आएगा रिस यानी कि 3, फिर आएगा वुर्म यानी कि 4, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इसको याद कैसे रखेंगे मैम, इसकी भी एक ट्रिक है, गुमराव। देखो यहाँ पे एक होता है गुमराह, एक वर्ड होता है गुमराह, ठीक है, उसी से बनाया गुमराव है। तो इसमें है नहीं क्योंकि अपन को वह चाहिए, तो अपन ने गुमराव इसकी ट्रिक बनाई है। क्या बनाई है, गुमराव बनाई है अपन ने, गुमराव। गु से गुंज, मैं से मिंडल, रा से रिस, वह से वुन, ठीक है। इस तरह से ये ट्रिक बनी हुई है। इस तरह से गुमराव से अपन को इस आइस एज को जो है वो याद रखना है। आगे चलते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन मेरे पास किताब में भी थे इसी लेसन से संबंधित, तो मैंने उनको भी यहाँ पे ऐड किया है। तो पहला क्वेश्चन है, जुरेसिक काल में डायनासोर का विकास हुआ, क्या ये बात सही है। स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह पौधे तथा मछली इस रूप में का विकास सिलूरियन काल में हुआ, क्या ये बात सही है। दोनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो
इसमें आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ही कथन सही है। जूरासिक काल में डायनासोर आए थे, यहाँ विकास हुआ था, और सिलूरियन काल में जो है स्थल पर जीवन के पहली बार चिन्ह पौधे और मछली के जो रूप में है दिखाई दिए थे। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। देखो नीचे व्याख्या भी दे रखी है, आपको मैं व्याख्या भी दिखा देती हूँ। तो व्याख्या के अनुसार क्या है? पृथ्वी के इतिहास काल में डायनासोर का विकास जूरासिक काल में हुआ, और स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह पौधे, पहली मछली का विकास परवालवधि या सिलूरियन काल, यानी सिलूरियन काल को परवालवधि काल भी कहते हैं। तो परवालवधि या सिलूरियन काल में हुआ था। तो ऑप्शन दोनों सही है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो है कथन क्या है? कैम्ब्रियन काल में स्थल पर कोई जीवन नहीं था। क्या ये बात सही है? रीढ़ की हड्डी वाले जीव तथा रेंगने वाले जंतुओं का विकास क्रिटेशियस युग में हुआ। ठीक है, क्रिटेशियस युग में हुआ। तो क्या ये बात सही है? तो ये देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये बात तो सही है पर ये बात गलत है, यानी केवल एक आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो अपन इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। व्याख्या क्या है? पहला कथन सत्य है, पृथ्वी के विकास के इतिहास में कैम्ब्रियन युग में स्थल पर कोई जीवन नहीं था, बल्कि जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव पाए जाते थे। और दूसरा कथन गलत है, क्योंकि क्रिटेशियस युग में नहीं बल्कि कार्बोनिफेरस युग में रेंगने वाले जंतु और रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है, जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन भी जो है वो शामिल किया था। तो ये सही बात हो गई। सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रह जो है वो भीतरी ग्रह या इंटरनल प्लेनेट कहलाते हैं। तीसरा टॉपिक है या तीसरा कथन है, हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर अवस्थित को बाहरी या आउटर प्लेनेट्स कहते हैं। तो ये जो दो लाइनें हैं इनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक बार आप लोगों के लिए। देखो, ये अपना सूर्य है, ठीक है, सूर्य के पास ये बुध ग्रह है, फिर ये शुक्र ग्रह है, फिर ये पृथ्वी है, फिर ये मंगल ग्रह है, फिर यहाँ पर कुछ ऐसे बिखरे हुए ग्रह हैं जिनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह की पट्टी। ये भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। फिर उसके बाद में बृहस्पति ग्रह, फिर उसके बाद में अपने शनि ग्रह, फिर अरुण और फिर वरुण। इस तरह से 8 ग्रह हैं पूरे सौर मंडल में। ठीक है, तो ये जो 8 ग्रह हैं सौर मंडल के, इन 8 ग्रहों के बीच में यानी 4 ये आगे के और 4 ये पीछे के ग्रह और बीच में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी। तो बस ये वही पूछ रहा है, सूर्य और क्षुद्र ग्रह, यानी सूर्य तो ये रहा और क्षुद्र ग्रह के बीच में जो ग्रह है 4 ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इनको इनर प्लेनेट्स यानी भीतरी ग्रह कहते हैं। हाँ बिल्कुल कहा जाता है। ये कहता है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर यानी इस पट्टी के बाहर ये जो 4 ग्रह दिख रहे हैं इनको बाहरी ग्रह कहते हैं। हाँ बिल्कुल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों के तीनों कथन है वो सही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी। अपना आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही है। ठीक है, एक बार इसको एक्सप्लेन देखते हैं। उपरोक्त सभी कथन सही है। हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल का संचयन को निहारिका कहते हैं और निहारिका को ही सौरमंडल का जनक माना जाता है। ठीक है, अगला है क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच जो पट्टी है क्षुद्र ग्रह की और सूर्य, उसके बीच जो है 4 ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इनको भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह भी, पृथ्वी जैसे ग्रह ना, पार्थिव ग्रह मतलब पृथ्वी जैसे ग्रह कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह के बाहर जो स्थित है बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून यानी अरुण वरुण, उनको बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह, जोवियन यानी गैसीय, गैसों से बने हैं इसलिए जोवियन ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट है ये इसका। कथन है बुध शुक्र मंगल ग्रह को पार्थिव कहा जाता है। बुध शुक्र मंगल को पार्थिव, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है पार्थिव ग्रह। ठीक है, तो इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो क्या ये कहा जाता है? तो हाँ भाई कहा जाता है। कारण बुध शुक्र मंगल ये गैसों से बने हैं। तो इसमें उत्तर क्या होगा? कथन सही है, कारण भी सही है, कथन कारण की व्याख्या करता है। कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन कथन की व्याख्या नहीं करता। कथन सही है किंतु कारण गलत है। कथन गलत है किंतु कारण सही, यानी इसमें से सही क्या है गलत क्या है? अगर सही है तो वो क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे बस सही है।
तो ये वाली जो बात है, फर्स्ट वाली लाइन, ये तो बिल्कुल सही है, अपन को पता चल गया। लेकिन ये गैसों से नहीं बने। मैंने भी आपको बताया था कि बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस, ये जो है वो जोवियन यानी गैसीय ग्रह कहलाते हैं। तो ये गैसों से ये तो बने नहीं है, क्योंकि कौन बने, बाकी 4 बने। ये बने अधिक घनत्व वाली चट्टानों से। कौन से ग्रह बने, ये वाले, ये जो 4 आगे के हैं, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, ये 4 अधिक घनत्व वाली चट्टानों से बने हुए हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह यानी पृथ्वी जैसे ग्रह। तो ये तो कारण तो गलत हो गया, ये सही हो गया, तो इसमें से क्या हो जाएगा, कथन सही कारण गलत। तो आंसर सी जो है वो सही हो गया है। ठीक है, अब जो है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच अवस्थित ग्रह को पार्थिव ग्रह कहते हैं, और शुद्ध बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी की भांति ही ये शैलों से बने हुए हैं और धातुओं से बने हुए हैं, इसलिए अधिक घनत्व वाले हैं, इसी कारण इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। 4 अन्य ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून यानी अरुण वरुण, ये विशाल ग्रह है, जोवियन ग्रह है, और जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति, यानी बृहस्पति का मतलब गैसीय। ठीक है, तो इस तरह से ये जोवियन ग्रह है, और जो ये सारे के सारे जोवियन ग्रह है, ये पार्थिव ग्रहों से बड़े होते हैं और हाइड्रोजन हीलियम से बने होते हैं, और इनका जो वायुमंडल होता है उसमें हाइड्रोजन हीलियम गैस पाई जाती है। तो इस तरह से ये आपकी क्लास थी। होप ये आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, पार्थिव जोवियन वाला, और ये क्लास थी इस तरह से। थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉय योर क्लास।